हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग हमारे पाठ पुस्तक का जो 9 चैप्टर है प्रगीत और समाज, उसके VPI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब तक हम लोगों ने 8 चैप्टर तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखा है। हम ऐसे आगे ही करते रहेंगे। तो आज हम लोग 9 चैप्टर को देखेंगे। प्रगीत और समाज, ठीक है। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को इंस्टॉल करके उसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फ्री PDF और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही अगर आप लोगों ने इसके पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस के प्लेलिस्ट से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 9 चैप्टर है प्रगीत और समाज। ये क्या है? यह एक निबंध है और इसके जो लेखक है वो कौन है? नामवर सिंह। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। हम लोग 3 पेज में क्वेश्चन को देखते आए हैं। 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय, ठीक है। तो आज भी सेम हम उसी प्रकार से करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो देखेंगे इसका आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे, ठीक है। कौन सा काव्य था उनका आदर्श? प्रबंध काव्य। क्यों था? तो इसका देखेंगे हम लोग, क्योंकि प्रबंध काव्य मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। प्रबंध काव्य की जो विशेषता है वो क्या है? प्रबंध काव्य मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। प्रबंध काव्य का प्रत्येक छंद एक दूसरे के से कथा के धागों में बंधा हुआ होता है। जिस प्रकार जैसे अगर मोती जैसे जैसे माला बनता है, ठीक उसी प्रकार, ठीक है। प्रबंध काव्य जो होता है वो एक दूसरे से रिलेटिव रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो प्रबंध काव्य का प्रत्येक छंद एक दूसरे से कथा के धागों में बंधा हुआ होता है, एक दूसरे से रिलेटिव रहता है। रामचंद्र शुक्ला का कहना था कि आज सभी मुक्तक काव्य की कविताओं को पढ़ना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मुक्तक काव्य की जो कविता होती है वो छोटी होती है, लंबी नहीं होती है, ठीक है। मुक्तक काव्य की कविताओं को पढ़ना पसंद करते हैं, लंबी कविताओं को कोई पढ़ना पसंद नहीं करता। उनके अनुसार किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं है जो लंबी कविताओं को लेकर के पढ़े, प्रबंध काव्य की ओर उनका ध्यान आकृष्ट हो, ठीक है। तो ये क्या है? आज सभी मुक्तक काव्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं और ये प्रबंध काव्य जो है उनकी ओर, क्योंकि वो लंबी कविता होती है तो उनकी ओर लोग आकर्षित नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ गए होइएगा। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी 2 अंक स्तरीय ही है। कला के लिए सिद्धांत क्या है? ठीक है, कला के लिए सिद्धांत क्या है? इसका आंसर देखेंगे, कला के लिए सिद्धांत से तात्पर्य है प्रगीत मुक्तकों का लोगों द्वारा अधिक पढ़ा जाना, ठीक है। प्रगीत मुक्तक जो है आज उसे लोग क्या कर रहे हैं? अधिक मात्रा में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रगीत मुक्तक जो होता है वो छोटा होता है, छोटी कविताओं में विभाजित है, छोटी कविताएं होती है इसमें। जबकि प्रबंध काव्य में क्या है? बड़ी कविताएं रहती है, तो लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं हो पाता। तो प्रगीत मुक्तक में छोटी कविताएं होती है। कला के लिए सिद्धांत से तात्पर्य है प्रगीत मुक्तकों का लोगों द्वारा अधिक पढ़ा जाना। इसके द्वारा रस एवं माधुर्य की अनुभूति होती है, इसलिए प्रगीत गीतों का प्रचलन बढ़ा है। लोग लंबी कविताओं को नकार रहे हैं, लोग लंबी कविताओं को पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। उनका जो ध्यान है वो किसकी ओर आकृष्ट हो रहा है? तो प्रगीत मुक्तक की ओर। प्रगीत मुक्तकों को क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? अर्थात प्रगीत क्या है, ठीक है। प्रगीत को परिभाषित करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो प्रगीत का अर्थ, इसका आंसर देखेंगे, प्रगीत का अर्थ एकांत गीत माना जाता है, अर्थात वो संगीत जो एकांत में लिखा गया हो, ठीक है। प्रगीतात्मकता का अर्थ ही होता है क्या?
पहले हम आधार देख लेते हैं, फिर उसका अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ क्या है? एकांत गीत। और आधार क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्ति है। प्रगीतात्मकता का अर्थ क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्ति, अर्थात समाज से बिल्कुल अलग। एकांत जो व्यक्ति होता है वही किसकी रचना कर पाते हैं? प्रगीत की। आधुनिक हिंदी कविता में गीति और मुक्तक, इस दोनों का जो मिश्रण है, ठीक है, गीति और मुक्तक मिश्रण के द्वारा जो गीत लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रगीत कहा जाता है। तो प्रगीत एक ऐसा काव्य है जिसे एकांती में लिखा जा सकता है और जिसका आधार क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्ति। आधुनिक हिंदी कविता में गीति और मुक्तक, ठीक है, गीति काव्य और मुक्तक काव्य, काव्य का प्रकार है। तो गीति और मुक्तक मिश्रण के द्वारा जो गीत लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रगीत की संज्ञा दी गई है, उसे हम प्रगीत कहते हैं। तो अब हम लोग 4 क्वेश्चन को देखते हैं। वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है? ठीक है, बस इसका आंसर देखेंगे। वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविता से तात्पर्य किसी भी विषय पर आधारित नाट्य कविता से है। नाट्य मतलब नाटक, नाटक वाला कविता से है जो वस्तुनिष्ठ एवं समाज निरपेक्ष होती है, समाज से अलग होती है, समाज का वर्णन नहीं होता उसमें। वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविता से तात्पर्य है किसी भी विषय पर आधारित नाट्य कविता जो क्या होती है? वस्तुनिष्ठ एवं समाज निरपेक्ष। नाट्यधर्मी कविता लंबी होती है। नाट्यधर्मी कविता क्या होती है? लंबी, ठीक है। इसमें जीवन की समस्या या घटना का जो विस्तार होता है वो क्या होता है? विस्तार रूप से होता है। किसी भी घटना का जो वर्णन होता है, ठीक है, किसी भी घटना का जो विस्तार होता है वो क्या होता है? विस्तार रूप से वर्णन होता है किसी भी घटना का उसमें। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं की क्या विशेषता है? तो वो क्या है? जीवन की समस्या या घटना का विस्तार रूप से उसमें वर्णन करती है और ये क्या होती है? समाज निरपेक्ष एवं वस्तुनिष्ठ होती है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की विशेषताएं क्या है? ठीक है, त्रिलोचन और नागार्जुन 2 कवि के नाम इसमें दिए गए हैं, ठीक है। त्रिलोचन और नागार्जुन 2 कवि हैं, तो इनके जो कविता है उनकी विशेषताएं क्या है वो हमें इसमें बताना है। त्रिलोचन ने चरित्र केंद्रित लंबी वर्णन युक्त कविताओं के बावजूद, देखिए त्रिलोचन ने चरित्र केंद्रित किस पर लिखा है? चरित्र पर लिखा है। इनकी जो कविता है ये चरित्र प्रधान होती है। चरित्र केंद्रित लंबी वर्णन युक्त लंबी कविताओं के बावजूद ज़्यादातर सोनेट, सोनेट किसे कहते हैं? 14 पंक्ति की जो कविता होती है उसे हम क्या कहते हैं? सोनेट। 14 पंक्ति की जो कविता होती है उसे क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। और गीत ही लिखे हैं। त्रिलोचन ने क्या क्या लिखे हैं? अधिकांश 14 सोनेट लिखे हैं जो 14 पंक्ति की कविता होती है और गीत लिखे हैं। जबकि नागार्जुन की कविता स्थान विशेष न होकर, नागार्जुन की जो कविता है वो स्थान विशेष न होकर के किस पर आधारित होता है? अनेक विषयों में, ठीक है, अनेक विषयों में विस्तृत है। नागार्जुन प्रकृति की तरह नारी सौंदर्य को भी मनोयोगपूर्वक चित्रित करने वाले कवि है। वो स्त्री स्वरूप के सौंदर्य को भी मनोयोगपूर्वक उसका वर्णन करते हैं, उस पर कविता उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो त्रिलोचन और नागार्जुन की जो कविताएं की विशेषता है वो इसमें हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों में ने 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन को देख लिया। अब हम 4 अंक स्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। इस कथन का आशय स्पष्ट करें, ठीक है, इस कथन का आशय स्पष्ट करना है। तो देखेंगे ये इसी चैप्टर से ली गई पंक्ति है। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें देता है तो हम क्या करते हैं? अगर आशय स्पष्ट करें या भाव स्पष्ट करें या अर्थ स्पष्ट करें, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो सर्वप्रथम हमें किस चैप्टर से लिया गया है और राइटर का क्या नाम है, ठीक है, इसे लिखना होगा। चैप्टर और राइटर नेम, ठीक है। उसके बाद इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहे हैं उस पर हमें प्रकाश डालना है, उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर देखेंगे।
प्रस्तुत ग्रंथ पंक्तियाँ नामवर सिंह लिखित। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। नामवर सिंह लिखित प्रगीत और समाज से लिया गया है। और प्रगीत और समाज क्या है? एक निबंध है। प्रस्तुत ग्रंथ पंक्तियाँ नामवर सिंह लिखित प्रगीत और समाज से लिया गया है। निबंधकार के अनुसार अब हम निबंधकार इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या संदेश दे रहे हैं, उसको देखेंगे। निबंधकार के अनुसार प्रगीत का अर्थ एकांत संगीत होता है। प्रगीत का अर्थ क्या है? एकांत संगीत, वैसा संगीत जो अकेले में लिखा गया हो। प्रगीतात्मकता का अर्थ समाज के विरुद्ध व्यक्ति है, अर्थात समाज से अलग व्यक्ति, जिसे समाज से कोई मतलब नहीं हो। अतः व्यक्तिगत एवं एकांत में लिखे गए गीत में मानवता के भाव होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत एवं एकांत में, ठीक है, व्यक्तिगत एवं एकांत में अकेले जो गीत लिखा जाता है उसमें किस चीज़ के भाव प्रदर्शित होते हैं? मानवता के भाव होते हैं। मानवता की आवाज़ वही व्यक्ति सुन सकता है जो एकाकीपन में है, जो अकेले है। ठीक है, जो व्यक्ति समाज के विरुद्ध है, अर्थात समाज से अलग है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा। ये 4 अंक स्तरीय क्वेश्चन था। तो अब हम लोग 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। प्रगीत और समाज निबंध का सारांश लेंगे। ये प्रत्येक चैप्टर के लिए सारांश जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग इसका सारांश देखेंगे इस चैप्टर का, प्रगीत और समाज का। ठीक है, तो प्रगीत और समाज क्या है? एक निबंध है। प्रगीत और समाज एक निबंध है जिसके निबंधकार कौन है? जिसके निबंधकार नामवर सिंह हैं। यह निबंध नामवर सिंह की आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक वाद विवाद से लिया गया है। ठीक है, हम जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं सारांश का, वो क्या होता है? हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन होता है कि इसे किसने लिखा है और लेखक इस चैप्टर के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्रगीत और समाज एक निबंध है जिसके निबंधकार कौन है? नामवर सिंह। यह निबंध नामवर सिंह की आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक किससे ली गई है? वाद विवाद संवाद से लिया गया है। इस निबंध के माध्यम से नामवर सिंह समाज में प्रगीत के महत्व को दर्शाया है। प्रगीत, अब देखेंगे प्रगीत क्या है। ठीक है, यहाँ से आ गया चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का जो मीनिंग है, अर्थ है, उसको यहाँ पे हम देखेंगे। प्रगीत क्या है? प्रगीत एक ऐसा काव्य है जिसे गाया जा सकता है। प्रगीत का अर्थ ही होता है एकांत संगीत, अर्थात अकेले में लिखा जाने वाला संगीत, अकेले में गाया जाने वाला संगीत। ठीक है, निबंधकार का कहना है कि प्रगीत मुक्तक काव्य की ओर आजकल लोगों का झुकाव अधिक है। ठीक है, प्रगीत का क्या अर्थ होता है? एकांत संगीत। ठीक है, प्रगीत का अर्थ एकांत संगीत होता है और इसका अर्थ होता है, प्रगीत का आधार होता है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। ठीक है, जिसका हम लोगों ने पीछे चर्चा किया है, जो समाज से अलग व्यक्ति है वही प्रगीत की रचना कर सकते हैं। तो प्रगीत मुक्तक काव्य की ओर आजकल लोगों का झुकाव अधिक है। लोग लंबी कविताओं को पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि लोग लंबी कविताओं को पढ़ना नहीं चाहते हैं, उन्हें इतनी फुर्सत ही कहाँ है। निबंधकार ने प्रगीत नामक काव्य के रूप को सामाजिक, जातीय प्रकृति और भावनाओं को दिखाया है। ठीक है, प्रगीत धर्मी कविताओं के माध्यम से सामाजिक जीवन को समझा जा सकता है। प्रगीत जो कविता है उसके माध्यम से जो भी सामाजिक जीवन है उसको क्या किया जा सकता है? समझा जा सकता है प्रगीत मुक्तक काव्य के द्वारा। गीति और मुक्तक के मिश्रण से जो गीत लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रगीत कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य सिद्धांत के आदर्श भी क्या थे? प्रबंध काव्य ही थे। अब हम लोग देखेंगे प्रबंध काव्य क्या है। इन कविताओं के माध्यम से देखिए, प्रबंध काव्य
ऐसे काव्य को कहते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से रिलेटिव रहते हैं। तो इस कविताओं के माध्यम से लेखक ने उन कविताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहा है जिनमें काव्य लंबी और मानवता से भरी हुई हो। लोग आजकल लंबी कविताओं को पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो लेखक के द्वारा उसी की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से इसे लिखा गया है कि इन कविताओं के माध्यम से लेखक ने उन कविताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहा है जिनमें काव्य लंबी और मानवता से भरी हुई है और लोग उसे पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्लास। हम लोगों ने इसमें प्रगीत और समाज के सारे अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जो जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ में सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।